तो बच्चों आज हम 11th ए के अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपसे कल लास्ट टाइम पर कहा था कि आप थोड़ा सा बहुत ट्राई करके आएंगे न्यूमेरिकल्स को। आज हम एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अपने जो अगर आपने जो ट्राई करे हैं उन्हें चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किए हैं या नहीं। अगर कोई चेंज हो तो आप लास्ट में मेरे से पूछ सकते हैं। पहला फॉर्मूला जो है हमारा हीट सप्लाइड का है, जहां पर हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। जहां ध्यान रखिएगा चेंज इन टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड स्केल पे शो होगा वही केल्विन स्केल पे शो होगा। प्लस यहाँ स्मॉल सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी डैश का यहाँ मतलब होता है हीट कैपेसिटी, जो कि उसका फॉर्मूला होता है हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। एक और फॉर्मूला है जो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिलेट करता है। वो है सी डैश इज इक्वल टू, यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू सी, स्मॉल सी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हमारा एक आया था, कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स कहता है हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। उसका फॉर्मूला है m1 इंटू C1 इंटू T माइनस T1 इज इक्वल टू m2 इंटू C2 इंटू T माइनस T2। इसके बाद एक फिफ्थ फॉर्मूला है पावर। मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रिक कैटल इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कैटल का इस्तेमाल करते हुए हम जो है किसी पानी को या किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, तो वहां पर जो पावर दी जाएगी वर्क अपॉन टाइम होगी, और जो वर्क हम करेंगे हीट एनर्जी की फॉर्म में करेंगे। इलेक्ट्रिक कैटल से हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी लिक्विड को या सब्सटेंस को, और टाइम ड्यूरेशन नीचे आ जाएगी, नीचे टाइम। जहाँ हीट सप्लाई का फॉर्मूला हम यूज करेंगे m इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी। साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि ये पावर वाला फॉर्मूला हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम फ्रिज में कोई भी सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड रखेंगे तो फ्रिज क्या करेगा, उससे हीट, वहां से हीट खींचेगा उस सब्सटेंस से उसको ठंडा करने के लिए, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है मास हमारा केजी में चलेगा एसआई यूनिट्स के लिए। जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मास केजी में चलेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट चलेगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हीट कैपेसिटी की यूनिट चलेगी जूल पर केल्विन। पावर की यूनिट होगी वॉट, जो कि होती है जूल पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा। बाकी यूनिट आपको पता ही है, हीट सप्लाइड की यूनिट जूल चलेगी। जब हम बात करेंगे वाटर की, तो वाटर की हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जो कि होगी वाटर के लिए 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन वाटर के लिए। ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंसिवली यूज करने जा रहे हैं, काफी जगह यूज करेंगे इसको न्यूमेरिकल्स में। जहां तक मुझे याद है काफी जगह यूज होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, exercise 11A numericals. The very first numerical is by imparting heat to a body, its temperature rises by 15 degrees centigrade. What is corresponding rise in temperature on Kelvin scale? ध्यान से पढ़िए, what is the corresponding rise, rise को पूछ रहा है, change को पूछ रहा है in temperature on Kelvin scale। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे, क्या तरीका क्या होगा इसका लिखने का। आप लिखेंगे कि we know that डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। ये लिखेंगे पहले आप। ये आपकी बुक में मैंने मार्क कराया था, अगर आपको याद हो, और अगर ना याद हो तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 262 पर, वहां से मैंने मार्क कराया था, ये मार्क कराया था। अ डिग्री और अ टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम ऑन बोथ द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब आप ये लाइन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। लिखेंगे अ डिग्री और टेम्परेचर डिफरेंस is same
on both the Celsius and Kelvin scale। आप लिख चुके हैं, पहले ये लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे दैट इज, ये लिख देंगे। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा था कि डेल्टा 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर चेंज है तो वो केल्विन पर कितना आएगा, वो 15 केल्विन आएगा। बस ये लिखना होगा आपको, सीधे सीधे 15 को चेंज करके दिखा देंगे, डेल्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है कि आपको पता भी है कि कैसे एग्जैक्टली इक्वल होंगे या नहीं होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2, ए पार्ट। Calculate the heat capacity. Calculate the heat capacity of copper vessel of mass 150 gram if its specific heat capacity of copper is 410 joule per kilogram per Kelvin. क्वेश्चन में हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है, सी डैश, कॉपर वेसल की, उस कॉपर वेसल की जिसका मास हमें 150 ग्राम दिया हुआ है और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल सी की वैल्यू 410 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दी हुई। अब आप देख सकते हैं कि जो मास दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है आपको ग्राम में, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है वो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इस मास को चेंज करना होगा केजी में, एसआई यूनिट। तो 150 अपॉन 1000 यहाँ केजी आ जाएगा, तो आपके पास अब मास की वैल्यू यहाँ से कट के आ जाएगी 0.15 kg। एक फॉर्मूला हमारा है C डैश इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी, जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आज ही मैंने लिखवाया है फिर से दोबारा, थर्ड फॉर्मूला है ये वाला। इसको हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। C डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मास है 0.15 और स्पेसिफिक हीट है 410। चलिए 410 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 1 15 का 5 कैरी 1, 15 4 60 और 161, तो बेसिकली हमारे पास 6150 आंसर आ रहा है और 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर बनेगा C डैश इज इक्वल टू 61.5। स्पेसिफिक हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन होती है। अगर आपकी यूनिट गलत होती है एग्जाम में तो एक नंबर आपका लूज हो जाए। यहाँ अब आप बता दीजिए आपको समझ आ रहा है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हाँ या ना बोल दीजिए। यस सर। यस सर। ये बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में कहता है हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी यानी क्यू, हीट एनर्जी मतलब क्यू, क्यू फॉर क्वीन वाला। हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए। कहता है कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस वेसल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपने ए पार्ट में यूज करी है, यानी कॉपर वेसल। इसी कॉपर वेसल का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, उस कॉपर वेसल का टेम्परेचर बढ़ाना है जिसका मास 150 ग्राम है और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 410 जूल पर केजी पर किलोग्राम, और टेम्परेचर बढ़ाना है 25 to 35। ध्यान से देखिए क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। हो जा भाई, हाँ जी। हीट सप्लाई हमें निकालनी है, कौन सी हीट सप्लाई, इसी कॉपर वेसल को जो आपने अभी ऊपर यूज करी है फर्स्ट पार्ट में, उसी कॉपर वेसल हीट अप करने में, ताकि उसका टेम्परेचर हम 25 से, यानी T1 टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि मैं पहली बार न्यूमेरिकल्स आपको आज करा रहा हूँ और यहाँ पर एक ऐसा पहला न्यूमेरिकल है जहाँ पर T1 और T2 मेंशन करना था मुझे, मैंने कर दिया। अगली बार जब मैं चेंज इन टेम्परेचर दिखाऊंगा
तो डायरेक्टली डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा या डायरेक्टली माइनस कर दूंगा। तो 35 माइनस 25 दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी जो आएगा वो 10 केल्विन आएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। जी ध्रुव पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर हमें एग्जाम्स में क्या क्या दिखाना होगा डेल्टा टी में? डेल्टा टी में सीधे ये दिखाना होगा, ये वैल्यू दिखानी है। सब्ट्रैक्शन दिखाना होगा या डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 10? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो भाई हमें हीट सप्लाइड निकालनी है, जबकि चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन है। हीट सप्लाइड हमें निकालनी है और चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन है। और हीट सप्लाइड के मुझे जहां तक फॉर्मूले याद हैं जो मैंने लिखवाए हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं अपने पास। पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला है C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सी डैश का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। आप फर्स्ट पार्ट में हीट कैपेसिटी निकाल चुके हैं। चेंज इन टेम्परेचर आपको पता ही है, आपको 10 का डिफरेंस चाहिए, 10 जो है केल्विन इंक्रीज करना है। तो जाहिर सी बात है दोनों की मल्टीप्लाई करके आप क्यों निकाल सकते हैं। आप कहते हैं नहीं भाई हमें ये तरीका पसंद नहीं आता, तो पहला वाला तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। मास आपको दिया है कॉपर की वेसल का 150 ग्राम, वहां पर उसे केजी में चेंज कर रखा है हमने ऑलरेडी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पहले पार्ट में हमें दी हुई है और चेंज इन टेम्परेचर अभी हमें 10 पता चले। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहें आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कर रहा हूँ कि C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू C डैश इंटू डेल्टा टी। C डैश की जो वैल्यू है यानी जो हमने कैलकुलेट करी है वो है 61.5 स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, और जो चेंज इन टेम्परेचर चाहिए वो 10 का चाहिए। तो आप दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 615 यहाँ से आसानी से आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखिए हीट सप्लाइड है तो हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। कोई प्रॉब्लम? एक एक पॉइंट बारीकी की तरह बिल्कुल एक्सप्लेन करके चलूंगा, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपरली अटेंशन पे करेंगे ना तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है। हमेशा याद रखिए 10th लेवल तक चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। बस वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, थोड़ा फोकस रखिए बस। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कर दिया आप लोगों ने या कर रहे हैं? सर कर लिया। कर लिया। सर हो गया। कर लिया? कर लिया। हाँ मैं थोड़ा ज्यादा लेट चल रहा हूँ, इस बार थोड़ा जल्दी बढ़ाऊंगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्ड न्यूमेरिकल हमारा कहता है अ पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का टुकड़ा है हमारे पास जिसका मास जो है 2 kg है, मास 2 kg, हैज अ हीट कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर केल्विन। एक लोहे का टुकड़ा है जो वजन में जो है वो 2 kg मास में है और उसकी हीट कैपेसिटी 966 जूल पर केल्विन है। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री। हमें कितनी हीट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि हम इसका टेम्परेचर 15 डिग्री तक ला सकें। और सेकंड पार्ट हमें हमसे कैलकुलेट करा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बिल्कुल सेकंड न्यूमेरिकल की ही तरह है, बस थोड़ा कहने का तरीका अलग हो गया है। आइए नोट डाउन करते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें दी हुई। मास हमें दिया हुआ है 2 kg और हीट कैपेसिटी यानी C डैश की वैल्यू है 966 जूल पर केल्विन। और फर्स्ट पार्ट में वो कहता है हीट नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसको, वार्म इट बाय। जहां इस तरह की बाई लिखा हुआ मिले आपको तो आप समझ जाइए कि वो चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए। आप ICSC वाले बच्चे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश तो इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि जहाँ लिखा है हीट नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो जो चेंज इन टेम्परेचर चाहता है यानी जो डेल्टा टी चाहता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहता है। तो ये प्रीपोजिशंस वगैरह पकड़ लिया करें, बाई वगैरह जहाँ लिखा हो जी।
डेल्टा टी यहाँ से आया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आप लिखेंगे कि डेल्टा टी यानी 15 केल्विन, ठीक है। रीजन बीइंग डेल्टा टी सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन, ठीक। तो ध्यान से देखें आप, तो आपके पास मास भी है, हीट कैपेसिटी भी है, चेंज इन टेम्परेचर भी है, तो आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, बस सिंपल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है। अब इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं फिर से। पहला तरीका कहता है Q इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी, पर प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। और दूसरा फॉर्मूला कहता है C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहिए या पहला वाला लगाना चाहिए? सर दूसरा। दूसरा वाला। दूसरा। बिल्कुल सही। सेकेंड फॉर्मूला कहता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी 966, हीट सप्लाइड आपको निकालनी है, चेंज आपके पास 15 टेम्परेचर का है, तो Q इज इक्वल टू 966 इंटू 15, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें 14,490 जूल। ये आपके पास एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी सप्लाइड। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि इस ही आयरन के पीस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, स्मॉल सी की वैल्यू बताइए कितनी। अब उसको निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कहता है हीट सप्लाइड इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हीट सप्लाइड आपके पास है, मास भी आपके पास है 2 kg, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर भी आपके पास है 15, आसानी से सी की वैल्यू निकल सकती है स्मॉल सी। आप कहते हैं नहीं हमें इसी से नहीं करना, तो एक और फॉर्मूला है अपने पास, सी डैश इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप इससे भी कर सकते हैं। तो C डैश इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी। C डैश की वैल्यू क्वेश्चन में 966 दी हुई है, मास 2 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से निकल जाएगी 966 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्मॉल सी। यहाँ से स्मॉल सी आप निकाल सकते हैं 483 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। चेक कर लीजिए एक बार डिवाइड करके, यही आएगा। यस सर। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगर आप कॉपी कर लिया हो आपने तो आगे बढ़ें, या कर रहे हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ। सर हो गया। ठीक है जी, दिया बोलिए क्या कह रहे हैं बेटा? सर इसमें जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें C डैश इक्वल टू m इंटू सी लिखना है या डायरेक्टली हम C इक्वल टू C डैश अपॉन m लिख सकते हैं? लिख सकते हैं C डैश अपॉन m इज इक्वल टू C, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड ओके सर। फॉर्मूला है, चल जाएगा। चलिए ओके फोर्थ सर। क्वेश्चन यानी फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा क्या है, आइए उसे देखते हैं। कहता है फोर्थ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70। कहता है हीट एनर्जी निकालिए, Q की वैल्यू निकालिए, काहे के लिए, कब, जब हमें टेम्परेचर रेस करना हो। किसका रेस करना है? 100 ग्राम कॉपर का, मास ग्राम में दिया हुआ है, केजी में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी पता चल जाएगा। 100 ग्राम कॉपर का हमें टेम्परेचर रेस करना है उस, और कहाँ से कहाँ तक लाना है? 20 से 70। तो चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, 70 माइनस 20 कितना आ गया चेंज इन टेम्परेचर? 50। बोलिए हाँ के ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की है 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब क्योंकि ये केजी में दी हुई है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम की वैल्यू को किस में चेंज करना पड़ेगा? केजी में। या केजी फिर में। इस, है ना, या फिर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट को फिर ग्राम सीजीएस में चेंज करें, तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसी को चेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। किसके लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है? उसके लिए, कॉपर के लिए जिसका मास 100 ग्राम। तो पहले मास को चेंज कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके केजी में, 0.1 केजी। अच्छा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना चाहिए? 50 डिग्री चाहिए, यानी 50 केल्विन। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन।
जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, सब चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। जो मैं मेंशन नहीं कर रहा इसका मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, M हमें दिया हुआ है, डेल्टा T हमें दिया हुआ है, साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल c की वैल्यू है 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये हमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बन गया ये। Q का फॉर्मूला क्या कहता है, M इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा T, बस वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो Q इज इक्वल टू M की वैल्यू 0.1, C की वैल्यू 390, डेल्टा T 50, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 1/10 इंटू 390 इंटू 50, ये लीजिए 0 से 0 कैंसिल किया। यहाँ बस अब आपको 390 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और मल्टीप्लाई कर 1950 आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1950 जूल। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। अब तक कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत टिपिकल था, इसमें तो अलग ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, कुछ भी नहीं है। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। यस सर। Yes. Yes, sir. फिफ्थ न्यूमेरिकल, चलिए फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं, ये पढ़ते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, जब 1300 जूल यानी 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड to raise the temperature of 0.5 kg of lead from 20 to 40 degree centigrade. Calculate the specific heat capacity of lead. जब हम 1300 जूल हीट सप्लाई करते हैं 0.5 kg लेड को, तब जाके उसका टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है। तो ये बताइए कि लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। आपको 1300 जूल जो दी है, तो जूल आपको पता करना पड़ेगा, यूनिट किसकी होती है, हीट की होती है, यानी ये Q की वैल्यू दी है हीट सप्लाइड। मास आपको 0.5 kg दिया है, Q की वैल्यू भी है, M की वैल्यू भी है। डेल्टा T यहाँ से निकल जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस, आपके पास Q भी आ जाएगा, M भी आ जाएगा, डेल्टा T भी आ जाएगा। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, स्मॉल c निकालनी है। सिंपल फॉर्मूले में रखिए और आंसर निकाल लेंगे। चलिए लिखेंगे, Q की वैल्यू हमें दी हुई है 1300 जूल, साथ में मास हमें दिया हुआ है 0.5 kg, और इसी के साथ जो डेल्टा T की वैल्यू है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 केल्विन। ठीक है, अगर आप चेंज करके माइनस करके दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, वेल एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा T केल्विन, ये जरूर लिख दीजिएगा। फिर आफ्टर इसके बाद हमें स्मॉल c की वैल्यू निकालनी, तो Q इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा T, जहाँ स्मॉल c का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q एज इट इज रखते हैं और मास और डेल्टा T को नीचे ले आते हैं, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। ये बन गया C का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला जनरेट हो गया। आप फॉर्मूला जनरेट ना करके डायरेक्टली वैल्यू रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हीट सप्लाइड की जगह हम रखेंगे 1300, मास की जगह 0.5 और डेल्टा T की जगह 20। तो सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं ऊपर, नीचे 5 और 20, ये 0 रिड्यूस कर दिया, ये रिड्यूस कर दीजिए, 650 आ जाएगा, 650/5, इसे सॉल्व कर लीजिए। सर 130। 130, करेक्ट। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ वैल्यू रख के आंसर निकालना था। अब अगर एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आए तो आपसे हो नहीं पाएगा क्या, बताइए जरा मुझे। Yes, sir, हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अब रिलेटेड आया है क्वेश्चन थोड़ा पावर से रिलेटेड, हीटर। रेडी हैं आप लोग, कॉपी कर लिया आप लोगों ने ये वाला न्यूमेरिकल, स्टार्ट करें Sir, नेक्स्ट yes, वन। sir.
ठीक जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 6 न्यूमेरिकल क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 6 न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर। टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा एक 500 वॉट हीटर को टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन from 18 degree centigrade to 38 degree centigrade. Assume that all the heat supplied by the heater is given to the material. कहता है एक 500 वाट के हीटर को कितना समय लगेगा 50 kg के 50 kg के मटेरियल का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने। दोबारा सुनिए, कितना समय लगेगा एक 500 वाट के हीटर को 50 kg मटेरियल के टेम्परेचर को 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में, उस मटेरियल को जिस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी 960 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जाहिर सी बात है हीटर की बात चल रही है और पावर दी है 500 वाट, तो पावर की एसआई यूनिट आपको याद रखनी होगी जूल पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जूल पर सेकंड का, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो हीट सप्लाइड की फॉर्म में होगा। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने अभी स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल से पहले मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद है? पावर 500 Yes. 500। यस सर। ध्यान रखिएगा वाट का मतलब जूल पर सेकंड है। उसके बाद मास दिया हुआ है 50 kg, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 38 माइनस 18 कितना आया बताइए? 20 केल्विन, जहां आप लिखेंगे डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। न्यूमेरिकल अच्छा है, आप मार्क कर लीजिए इसको। सबसे पहले आप लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ जो आप वर्क कर रहे हैं वो हीट सप्लाइड की फॉर्म में कर रहे हैं, हीटर जो है हीट सप्लाई कर रहा है, हीट सप्लाइड अपॉन टाइम, यानी P is equal to Q upon T. Furthermore, Q is equal to M into C small c into delta T अपॉन टाइम। अब यहाँ T और T में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको टाइम लिख रहा हूँ पूरा। तो यानी बेसिकली आपका फॉर्मूला बना P इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T अपॉन टाइम। आपको तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टाइम को ऊपर भेजिए, पावर को नीचे ले आइए। ध्यान रखिए पावर जो है जूल पर सेकंड होती है, तो जो आपका टाइम निकल के आएगा वो सेकंड्स में निकल के आएगा, और फिर आप सेकंड को किस में चेंज कर सकते हैं? मिनट में। क्लियर है सबको? दोबारा बताऊं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड, इसलिए जो अभी आपका आंसर निकल के आएगा वो जूल सेकंड्स में आएगा, और सेकंड को आप केजी में उसमें मिनट में चेंज कर सकते हैं। सर जी बोलिए। सर टाइम को हम कैपिटल टी से डोनेट कर सकते हैं ना? हाँ कैपिटल टी से भी डिनोट कर सकते हैं। जी मैम बोलिए, आदित्य क्या कह रही हैं? जी बोलिए। क्या हमें जरूरी है कि हमें मिनट में कन्वर्ट करना टाइम, हम खाली सेकंड में क्यों नहीं लिख सकते हैं? वो इसलिए नहीं लिख सकते, हम आप 9th में हमसे पढ़ी है, हमने कन्वीनियंट पढ़ा है कि यूनिट हमेशा कन्वीनियंट होनी चाहिए। तो अगर हम आपसे ये कहने लगे कि सेंट मैरीज स्कूल से नजमुबाद की जो डिस्टेंस है वो 12,000 सेंटीमीटर है, तो या 12,000 की जगह 12 लाख सेंटीमीटर है, तो वो बात अच्छी जमेगी नहीं। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। यस। तो ज्यादा सेकंड्स को अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा मिनट्स में सही से एक्सप्लेन किया जाए, कन्वीनियंस, जिससे आसानी से समझा जा सके। मास हमारे पास 50 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है 960, और चेंज इन टेम्परेचर अपने पास 20 है। हर चीज रेडीमेड है, बस वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू, और वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालना, कुछ भी नहीं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये 0 से 0 रिड्यूस, ये 0 से 0 रिड्यूस, 5 से 5 रिड्यूस, 960 की मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए और बताइए कितना आया? 1920।
1920 1920 सेकेंड्स। 1920 अब इस सेकेंड्स को हम डिवाइड करेंगे 60 से मिनट में लाने के, 32 डिवाइडेड minutes. बाय 60, यहाँ मिनट में लिखा, और सीधे सीधे पूरा पूरा डिवाइड करिएगा, 0 से 0 ना काटते हुए। बेटर ये रहता है, अब ये मत पूछिएगा कि ये क्यों बेटर रहता है। जूनियर क्लासेस में अगर आपने घास को दिए तो इसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। वहाँ हमारे टीचर्स हमें 5th 6th में सिखाते थे कि बच्चों 0 को रिड्यूस ना करते हुए टाइमिंग्स के क्वेश्चन में सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। अब अगर आपके टीचर ने नहीं सिखाया तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। ये देखिए, अब आप कहेंगे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ सॉल्यूशंस में पहाड़ टूट जाता है। अब मैं वहाँ यहाँ पर वो एग्जाम्पल देने नहीं बैठा। ये लीजिए 32 मिनट्स। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 6 यहाँ पूरा। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपको कॉपी तो करना नहीं है, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए आराम से, अगर आपको करना हो तो कर लिया। कर लिया। सर हो ठीक है। गया। बहुत तेज हो रहे हो भैया। इसका मतलब शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने ट्राई कर लिए थे धोखे से न्यूमेरिकल्स। Yes, sir. चलिए 7th न्यूमेरिकल, 7th न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर 600 वॉट है। raises the temperature of 4 kg of liquid from 10 डिग्री to 15 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसकी पावर 600 वॉट है, वो 4 kg लिक्विड का टेम्परेचर 10 से 15 पहुंचा देता है सिर्फ 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड में। तो आपको क्या बताना है, द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड। ये जो 4 kg लिक्विड लिया है इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, और द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड की कितनी है। आइए वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें पावर दी हुई है 600 वॉट। जो चेंज इन टेम्परेचर की वो बात कर रहा है वो 10 to 15 है, यानी 15 - 10 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, 5 केल्विन। डेल्टा टी सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल टी केल्विन। देर आफ्टर इसके बाद और कुछ दे रखा है, टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स का। ये टाइम को जरा मैं ठीक से TIM लिख देते हैं, कैपिटल टी से भी डिनोट कर देंगे अगले पार्ट में। 100 मास भी दे रखा है 4 kg और मास दे रहा है 4 kg। सबसे पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ इसी मास 4 kg की ही हीट कैपेसिटी। अच्छा जी, अब भाई हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर मुझे ध्यान है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो हीट अपॉन Q अपॉन डेल्टा टी होता है। बोलिए हाँ के ना। Yes. यस सर। या फिर C डैश का फॉर्मूला जो होता है वो फिर M इंटू स्मॉल c होता है ना। अब ना तो अपने पास Q है, ठीक है, तो C डैश कैसे निकले, और ना ही अपने पास C है, स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो फिर C डैश कैसे निकले। तो फिर बेटर ये रहेगा क्यों नहीं पहले स्मॉल c निकाल लिया जाए। बोलिए, है ना, Yes, sir. है ना, पहले स्मॉल c निकाल लिया जाए। अच्छा, हो सकता है कोई और रास्ता भी हो, देख लीजिए इसमें कोई और रास्ता नजर आता हो आपको। हाँ सर, Q क्यों का निकाल लीजिए फॉर्मूला Q इज इक्वल टू होता है M इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो या फिर यहाँ से हम पावर के फॉर्मूले से एक तरीका और लगा सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, ऊपर के तरीके फेल क्यों हो रहे हैं। सर मौका दीजिए। Q का जो फॉर्मूला है वो होता है M इंटू स्मॉल c इंटू डेल्टा टी, यहाँ होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई नहीं। फिर दूसरा फॉर्मूला हो सकता है Q इज इक्वल टू C डैश इंटू डेल्टा टी, यानी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इस हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब वो हीट कैपेसिटी भी नहीं दी हुई है, ना ही ये वाला हो सकता, ना तो हीट कैपेसिटी है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर ध्यान आया कि यार पावर भी तो दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो क्यों ना पहले उससे हीट सप्लाइड निकाल ली जाए। और एक बार हीट सप्लाइड आ गई तो C डैश भी आ जाएगा, और C डैश आ गया तो
स्मॉल सी भी आ जाए। बात समझ आई सबकी या नहीं आई बताइए। यस यस सर। यस सर। आइए वर्क आउट करते हैं इस पर कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो P इज इक्वल टू Q बाई T में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पावर की जगह 600 यूज करेंगे, Q एज इट इज रखेंगे, टाइम लेंगे 100 सेकेंड्स का। ये भी पावर जूल पर सेकेंड में है, टाइम भी 100 सेकेंड्स, ध्यान रखिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो हीट एनर्जी सप्लाइड आ गई वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60,000 जूल आ गई। एक बार हीट एनर्जी सप्लाई निकल गई, 4 kg के लिए हीट Yes, sir. सप्लाई निकल गई, तो अब तो C डैश भी निकल जाएगा। लीजिए C डैश यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, यानी 60,000 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर 5 है। दिख नहीं रहा हो तो देखिए 5 लिखा है। इसको रिड्यूस